नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उजांक आईएएस एकेडमी में। हमारा इस चैनल पर जो सेशंस हमारे अभी रिसेंटली हो रहे हैं, उन सभी सेशंस के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया है, कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटीज़ के डिस्कस किए हैं, जिनसे कि हमें ये सीखने को मिले कि यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस की डिमांड कैसे रखती है, क्या रिक्वायरमेंट यूपीएससी की रहती है और एनसीईआरटीज़ जो हैं उनको कैसे फुलफिल करती हैं। जनरली जो बच्चे एनसीईआरटीज़ को रटते रहते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी इस टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमारे ये कुछ सेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का 4th चैप्टर, 10th क्लास का 4th चैप्टर, दैट इज एग्रीकल्चर, कृषि। और एग्रीकल्चर अगर हम यूपीएससी के सिलेबस में देखें, मेंस के सिलेबस में देखें, तो बहुत सारे पेपर्स से कनेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा। वो जीएस पेपर 1 में भी कहीं कनेक्ट होता दिखाई देगा, तो पेपर 2 में भी कहीं कनेक्ट होता दिखाई देगा, तो पेपर 3 में भी कहीं कनेक्ट होता दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उन सारे एस्पेक्ट्स को, जहां जहां हमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ रही है, जीएस पेपर 1 में एग्रीकल्चर जिस तरीके से आ रहा है, जीएस पेपर 2 में एग्रीकल्चर जिस तरीके से आ रहा है और जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर जिस प्रकार से आ रहा है, उन सारे इश्यूज को कवर करने की कोशिश जो है वो इस छोटे से चैप्टर में की गई है। तो काफी समराइज्ड वे में सारी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो ज्योग्राफी के एस्पेक्ट है उनको कवर किया गया है, जो इकोनॉमी के एस्पेक्ट है उनको कवर किया गया है, जो सोशल इश्यूज के एस्पेक्ट हैं उनको भी कवर करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। कैसे की गई है, थोड़ा सा हम जो है इस चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात जो है वो की गई है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है, जिसमें कि प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग कृषि जो है कितने प्रकार की होती है, और उसमें सबसे पहले जीविकोपार्जन कृषि जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो ज्योग्राफी का पार्ट मेजर जो है यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है कि ज्योग्राफी में ऐसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो हम देखते हैं, और उन सबको बाय फोटोज, इमेजेस के थ्रू समझाने की कोशिश जो है वो की गई है, ताकि आप लोग जो है चीज़ों को समझे, रटे ना, समझते हुए आगे जो है वो बढ़े। और इसके साथ ही वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, जैसे जूमिंग, जूमिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में देखने को मिल रही है या इंडिया की किसी पार्ट में देखने को मिल रही है, वर्ल्ड लेवल पर भी हमें अलग अलग क्षेत्र में किन किन नामों से ये देखने को मिलती, सारी बात जो है वो यहाँ पर की गई है। बच्चे जनरली रट लेते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास नहीं करते कि ये जो फार्मिंग है या ये जो प्रकार है ये ग्लोबल सिनेरियो है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक छोटे से देश की प्रॉब्लम है, सिर्फ भारत की प्रॉब्लम है, या भारत के अंदर किसी राज्य की, किसी जनजाति की, किसी समुदाय विशेष की प्रॉब्लम नहीं है, ये कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो एग्रीकल्चर सिनेरियो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ हमें कुछ चीजें जो है वो समझने को मिलती हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। देन आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, सारी टाइप की फार्मिंग जो है, सारी प्रकार की कृषि जो है, उनके बारे में थोड़ा 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 इमेजेस के माध्यम से समझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात की गई है, हमारे भारत में स्पेशली किस प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है उसकी बात यहाँ पर अच्छे से की गई है। राइस कल्टीवेशन कैसे होता है, फोटोज जो है वो देख करके बात जो है वो की गई है। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, जायद क्रॉप्स क्या होती हैं, सबको थोड़ा 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 डिस्कस किया गया है। कहाँ कैसे क्लाइमेट मिलता है, हर एक चीज़ जो हमें रटनी ना पड़े, हम उन चीज़ों को समझे। हम जो इससे पहले का जो पार्ट, एग्रीकल्चर से पहले का जो पार्ट होता है, जिसमें कि हम फिजियोग्राफी जो है वो पढ़ते हैं, या जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं, देन क्लाइमेटोलॉजी जो पढ़ते हैं, उन सब का एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। खासतौर से जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसका एक एप्लीकेशन वाला पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन देखिए, मैप्स के थ्रू, मैपिंग एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपीएससी की प्रिपरेशन का, वो चाहे ज्योग्राफी हो या चाहे कोई और सब्जेक्ट भी हो। अभी रिसेंटली हम देखते हैं मैपिंग से क्वेश्चन जो है वो 2021 के अगर प्रीलिम्स की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस थे, लेकिन मैपिंग के द्वारा पूछे गए थे, मैपिंग के थ्रू पूछे गए थे। जैसे कि अजंता केव्स जो हैं उनके बारे में, वागोरा रिवर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था, लेकिन मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैपिंग से जोड़ करके कनेक्ट किया गया था। इसके अलावा हिस्ट्री का भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो मैपिंग से कनेक्ट होती है। बच्चे जनरली ये देखते हैं कि मैप में हम चीजों को रट लेंगे, कुछ कुछ जगहों को देख लेंगे, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजर रही है, कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है,
किस देश के साथ में कौन सा स्टेट जो है, कौन सा राज्य जो है वो सीमा बना रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। बस हम ये कुछ चीज़ें जो है वो रट लेंगे, कुछ फैक्ट्स जो है उनको रट लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। पॉसिबल नहीं है। मैपिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिनेरियो लेकर के आती है, एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके अंदर डेवलप करती है। और यूपीएससी की भी ये डिमांड है कि आप मैपिंग के थ्रू चीज़ों को समझें, और एनसीईआरटी की भी ये डिमांड है, एनसीईआरटी इस डिमांड को फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रही है कि आप चीज़ों को मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश जो है वो करें। तो यहाँ पर भी देखिए, जैसे इंडिया के अंदर राइस जो है, चावल जो है वो किस प्रकार से पैदावार उसकी हमें देखने को मिलती है, किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। देखिए, मेजर एरिया, माइनर एरिया, दो प्रकार के एरियाज में इन्होंने डिवाइड किया है और उसको पूरे मैप पर दिखाने की कोशिश जो है, कलर्स के द्वारा दिखाने की कोशिश जो है वो करी है, ताकि आप लोग क्लाइमेट्स, जो इससे पहले क्लाइमेट वाला जो पार्ट आपने पढ़ा है, जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा है, भारत के जो जियोमॉर्फिक रीजन्स है, भारत के भूभौतिक प्रदेश जो हैं, उनके बारे में जो स्टडी करी है, उनसे जो आपने सीखा है, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो यहाँ आप देख पाएंगे। चावल को, राइस को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा फुलफिल हो रही है, वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल रही है। तो वहाँ वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन जो है वो हमें ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल रही है। तो रटने की ज़रूरत ही नहीं, रटने की आवश्यकता यहाँ बनती ही नहीं। हमें, अगर हमने जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझा है, अगर हमने क्लाइमेटोलॉजी को अच्छे से समझा है, और अगर हम सिर्फ राइस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चावल की पैदावार के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक आवश्यकताएं जो हैं कि ऐसा ऐसा क्लाइमेट जो है वो होना चाहिए, वो अगर हम समझते हैं तो आसानी से हम ये एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि राइस जो है वो कहाँ हो सकता है, चावल की खेती जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो रटने की टेंडेंसी को ना अपनाते हुए, छोड़ते हुए, हम यहाँ पर समझने की कोशिश जो है वो करते हैं। और ऐसी ही गलतियां जो है बच्चे कई बार करते हैं। बच्चे कई बार ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो, सर हम तो 3-3 साल से, 5-5 साल से एनसीईआरटीज़ को पढ़ रहे हैं, हमने एक एक लाइन को रट लिया है, लेकिन फिर भी हम यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते, या मेंस का क्वेश्चन जब आते हैं तो हम डर जाते हैं, उसे कैसे अटेम्प्ट करें, उसको कैसे सॉल्व करें, हम नहीं समझ पाते हैं। तो उस समझ को, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ही हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का बैच जो है, एनसीईआरटी आंदोलन बैच जो है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर एनसीईआरटीज़ को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ने की क्या अप्रोच होती है, ओजांग सर खुद आपको सिखाते हैं। ओजांग सर के गाइडेंस में ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ओजांग सर खुद जो है वो आपको सिखाते हैं कि पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है, या इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, उनको पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सब्जेक्ट्स जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। खासतौर से जब हम अभी जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर जो है वो पॉलिटी से भी कनेक्ट होता है, इकोनॉमी से भी कनेक्ट होता है, हिस्ट्री से भी कनेक्ट होता है, ज्योग्राफी से भी कनेक्ट होता है, सबसे कनेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो वो कनेक्टिविटी आप कैसे बना पाएंगे, ये आप सीख पाते हैं इस बैच के अंदर। और जो मैपिंग वाला पार्ट जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा था, मैपिंग जो है, मैपिंग के लिए एक डेडिकेटेड बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 28 मार्च से, 28 मार्च से, जिसमें मैपिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, मैपिंग को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, मैपिंग को किस प्रकार से हम करते हैं, मैपिंग को रटने की आवश्यकता नहीं है, मैपिंग को कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा पार्ट जो है वो करेंगे हम। इसके अलावा फ्री हैंड मैपिंग, हम फ्री हैंड इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकें, या वर्ल्ड का मैप, या किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का मैप जो है वो ड्रॉ कर सकें। न्यूज़ में जो प्लेस आते हैं, आप जानते हैं कि मैपिंग में जो स्पेशली प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और वो जनरली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। कुछ ऐसी नदी, कुछ ऐसा पहाड़, या कोई ऐसा शहर जो कि करंट अफेयर्स में हमें देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में अपीयर होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो हम सारे प्लेसेस जो कि न्यूज़ में होंगे उन्हें कवर करेंगे। यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट होगा सारा, जितनी भी रिपोर्ट्स, हम मान लीजिए फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आईएसएफआर रिपोर्ट जो है उसको लेकर के चलेंगे, या और भी जितने भी पब्लिकेशंस जो आते हैं उनसे अपडेटेड कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। और साथ ही जैसे अभी आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन विवाद चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा तो वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन को रट रहे हैं, रोज न्यूज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी वहाँ की ज्योग्राफी को देखा ही नहीं कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है, जिसकी वजह से वो दोनों जो है वो आपस में भिड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वहाँ की जियोपॉलिटिक्स क्या है, ये समझने के लिए हमें मैप पर उनकी लोकेशन को बहुत अच्छे से जानना जरूरी होगा। तो ऐसे जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हम कवर करते हुए फिर इस कोर्स को जो है वो कंप्लीट मैपिंग जो है, ज्योग्राफी की मैपिंग जो है वो हम यहाँ पर करेंगे इस बैच के अंदर। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो इससे जुड़ सकते हैं।
उसके बाद देखिए, अगर मैं एग्रीकल्चर में आगे और बढ़ूं, तो जैसा कि मैं आपको राइस का जो पार्ट आपको दिखा रहा था, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए व्हीट के बारे में, गेहूं के बारे में भी बात की गई है, मिलेट्स के बारे में बात की गई है, बाजरा के बारे में बात जो है वो यहाँ पर की गई है। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। एनसीईआरटी जो है उसकी पूरी कोशिश है कि आप क्या रिक्वायरमेंट है, बाजरा को उगने के लिए क्या जरूरतें होती है, वो कैसे फुलफिल, किन जगहों पर फुलफिल होती है। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर मुझे गेहूं का पौधा उगाना है तो इतना आपको भी पता है कि सर सर्दी में ही उगेगा, भारत के अंदर गर्मी में गेहूं जो है वो नहीं उगेगा। आपको क्यों पता है? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली पता है, कि प्रैक्टिकली आप देखते आए हैं कि हमारे खास तौर से जो बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने खेती देखी है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ, गेहूं जो है वो हमारे यहाँ सर्दियों में उगाया जाता है, गर्मियों में क्यों नहीं उगाया जाता, कारण नहीं पता बच्चों को। लेकिन जब हम ये पढ़ लेते हैं कि गेहूं को टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए होता है, तापमान जो है वो कम चाहिए होता है, जलवायविक दशाएं, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो कुछ ऐसी चाहिए होती है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी है, जब हम बात कर लेते हैं, जब पढ़ लेते हैं, तो फिर हम भारत में देखते हैं, भारत में क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन जब हमने पढ़ा होता है, तो हम देखते हैं कि भारत में इन जगहों पर ऐसा सा क्लाइमेट मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर गेहूं की खेती जो है वो आसानी से की जा सकती है। इसी तरीके से हम जो है चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें रटना ना पड़े। हम ये ना रटें कि ये वाला जो अन्न है या खाद्यान्न है या फूड ग्रेन है, ये इस राज्य में ज्यादा हो रहा है, इस स्टेट में कम हो रहा है, यह हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि हाँ, व्हीट का प्रोडक्शन इस स्टेट में सबसे ज्यादा हो रहा है, या राइस का प्रोडक्शन इस स्टेट में सबसे ज्यादा हो रहा है, या जूट का प्रोडक्शन इस स्टेट में सबसे ज्यादा हो रहा है। दैट इज अनदर थिंग कि हाँ, हम डेटा को देख रहे हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो देख रहे हैं, लेकिन हम रटते रहें कि इन राज्यों में हो रहा है, इन राज्यों में नहीं हो रहा है, ये सारी टेंडेंसी जो है वो हमें छोड़नी पड़ेगी, स्पेशली जब हमें यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर होना है। देखिए व्हीट का भी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि व्हीट जो है वो कहाँ पर मेजर एरिया हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है, और माइनर एरिया लाइट कलर में जो दिखाया हुआ है वहां पर कौन सा माइनर एरिया, प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र जो है वो हमें यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर में इस पार्ट को भी कवर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा फूड क्रॉप्स जैसे कि शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, सबके बारे में बात जो है वो यहाँ पर की गई है, और सबको समझाने की कोशिश की गई है, ना कि रटने की कोशिश, रटने की टेंडेंसी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो आई होप कि अब आप लोग जो है वो समझ पाए होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर की इंपॉर्टेंस। और ये पर्टिकुलर चैप्टर अगर हम मेंस की जब बात करते हैं तो बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ा दायरा जो है वो रखता है, बहुत बड़े चीज़ों को कवर करता है। जब हमें इकोनॉमी को समझना है, इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है, तब भी हमें ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, जितना भी यहाँ पर जो चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है वो सब समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मेंस में एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है वो हम लिख पाएंगे, पेपर 1 में ज्योग्राफी में आता है तब भी हम वहाँ पर लिख पाएंगे। और एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसी वजह से सोशल इश्यूज जो है बहुत सारे प्रकट होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। गरीबी जैसा इशू जो है वो प्रकट होता दिखाई देता है, बेरोजगारी जैसा इशू जो है वो प्रकट होता दिखाई देता है। तो वो भी हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं जब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से समझ चुके होते हैं। तो चलिए, अब आप समझ पाए होंगे कि एनसीईआरटी जो है वो किस प्रकार से यूपीएससी के एग्जाम में या यूपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होती है, और ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इसका हमें देखने को मिलता है, स्पेशली मेंस के अंदर। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही वीडियो के साथ में, जिसके अंदर हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।